नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनुभव पाठक। साथियों, नेपाल के कई गांवों में अब बच्चों की किलकारियां कम सुनाई देती। उनकी जगह सन्नाटा है और घरों के बाहर बैठे सिर्फ बुजुर्ग दिखाई देते। एक समय था जब यही गांव युवाओं की ऊर्जा से भरे रहते थे, लेकिन आज उनके बेटे दुबई में हैं, बेटियां कतर में हैं और हजारों युवा दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया में काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नेपाल के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप जानते हैं कि नेपाल उन देशों की सूची में शामिल होता जा रहा है जो अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है? अर्थशास्त्र में इसे कहा जाता है ग्रोइंग ओल्ड बिफोर ग्रोइंग रिच, यानी देश की आय अभी उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ने लगी। क्या यह नेपाल के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, या बदलती आबादी नेपाल की अगली सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है? आखिर क्या है सिल्वर इकॉनमी? आज यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, आज हजारों नेपाली गांव की यही हकीकत है। नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती अब केवल बेरोजगारी या गरीबी नहीं रह गई, माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो और क्या नेपाल भविष्य में जापान जैसे बनने जा रहा है? तो ये सारी की सारी बातों को हम समझेंगे आज के इस वीडियो पे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। नेपाल बूढ़ा हो रहा है, युवा छोड़ रहे हैं देश। नेपाल टाइम्स ने इस न्यूज को कवर किया हुआ है और नेपाल टाइम्स में एक आर्टिकल है यांकी योकोब के द्वारा, जो लिखती हैं कि नेपाल्स इमर्जिंग सिल्वर इकोनॉमी एजिंग विच was once framed almost entirely as a fiscal burden is increasingly being recognized as an economic frontier। इसी पर पूरी की पूरी बात है, नेपाल बूढ़ा क्यों हो रहा है। साथियों, किसी भी देश की आबादी एक दिन में बूढ़ी नहीं होती, बल्कि यह बदलाव कई दशकों में धीरे धीरे दिखाई देता है। नेपाल के साथ भी पिछले लगभग 30 से 40 वर्षों में बिल्कुल यही हुआ है। एक समय ऐसा था जब नेपाल दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता था। अधिकांश परिवारों में 4 से 5 बच्चों का होना बिल्कुल सामान्य बात था। गांव की गलियां बच्चों की आवाज से भरी रहती थी, खेतों में युवा काम करते थे और बुजुर्ग परिवार के साथ सम्मान से जीवन बिताते थे। यानी उस समय नेपाल के पॉपुलेशन पिरामिड का आधार बहुत चौड़ा और संतुलित था। लेकिन समय के साथ साथ यह तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे पहला बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि नेपाल में जन्म दर जो है, यानी कि बर्थ रेट, लगातार गिरावट देखा गया। लोग पहले की तुलना में कम बच्चे पैदा करने लगे, छोटे परिवारों को प्राथमिकता दिया जाने लगा, शिक्षा का स्तर बढ़ा, शहरीकरण तेज हुआ, महिलाओं की पढ़ाई और रोजगार के अवसर बढ़े और समाज की सोच भी बदलने लगी। इसी बदलाव का असर परिवार के आकार पर भी साफ देखने को मिलता है। दूसरी ओर स्वस्थ सेवाओं में लगातार सुधार होने से लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा भी पहले की तुलना में बढ़ गई। बेहतर इलाज हुआ, टीकाकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं ने लोगों को पहले से अधिक समय तक स्वस्थ जीने का अवसर दिया। यानी एक तरफ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घट रही थी, जबकि दूसरी तरफ बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन नेपाल की कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। एक तीसरा कारण था जिसने इस बदलाव को और भी ज्यादा गति दी, कई गुना तेज कर दिया, और वह कारण था बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन, यानी कि माइग्रेशन, और वो भी युवाओं का विदेशों की तरफ पलायन। रोजगार और बेहतर आय की तलाश में लाखों नेपाली युवा दुबई, कतर, सऊदी अरब, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में काम करने चले गए। आज यही युवा हर वर्ष अरबों रुपए की रेमिटेंस नेपाल को भेजते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। साथियों, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2001 और 2024 की तुलना की गई है नेपाल की जनसंख्या संरचना को लेकर। तो आप देखेंगे कि परिवर्तन की दिशा आपको किस प्रकार से दिख रही है। 60 प्लस पॉपुलेशन 6% से 12% हो चुका है। वर्किंग एज 66, ये आप देखिए, यहां आप देखिए 2021 का डाटा, ये 2024 का डाटा 66.7 से घटकर 61.2 हो चुका है। यूथ पॉपुलेशन 27.2 से घटकर 22.6 के आसपास हो चुका है। पिरामिड अगर आप देखें तो पहले अगर आप देखेंगे तो यहां आपको ये गैप देखिए 0 से 9 का आपको दिख रहा होगा, और धीरे धीरे आप देखते होंगे कि आपको पिरामिड का स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है। लेकिन यहां अगर आप पिरामिड का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे कि संख्या में जो है वो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या परसेंट में आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरे आंकड़े जो हैं वो पूरी स्थिति को बयां कर रहे हैं। लेकिन इसका आर्थिक सफलता की एक बड़ी सामाजिक कीमत भी जो है, जो पलायन हो रहा है, वो वहां के समाज को चुकाना पड़ रहा है। जब लाखों युवा रोजगार के लिए विदेश चले गए, तब गांव में सबसे अधिक कौन बचा? बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, यानी देश की सबसे अधिक काम करने वाले और उत्पादन करने वाले आबादी धीरे धीरे देश के बाहर चले गए। और इसी वजह से आज नेपाल के अनेक गांवों में आपको खेतों में काम करते युवाओं से अधिक घरों में के बाहर बैठे हुए बुजुर्ग दिखाई देंगे।
और यही वो बदलाव है जिसने नेपाल को एक नए जनसांख्यिकी दौर में पहुंचा दिया है और यहीं से शुरू होता है सिल्वर इकोनॉमी की असली कहानी। अब सवाल यह है कि क्या बढ़ती बुजुर्ग आबादी नेपाल के लिए भविष्य का सबसे बड़ा संकट बनेगी या यही आबादी आने वाले वर्षों में नेपाल की नई आर्थिक ताकत साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग सिल्वर इकोनॉमी को समझते हैं क्योंकि इस टर्म को मैंने यूज किया। सिल्वर इकोनॉमी क्या है और आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग क्यों हो रहा है। साथियों, सिल्वर इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक हमने नेपाल की आबादी तेजी से बूढ़ी क्यों हो रही है उसके ऊपर चर्चा की, लेकिन अब हम सबसे बड़े सवाल की तरफ चल रहे हैं कि आखिर सिल्वर इकोनॉमी होती क्या है। क्या इसका मतलब सिर्फ बुजुर्गों पे खर्च करना है? क्या यह केवल पेंशन और अस्पतालों तक सीमित है? साथियों, असल में सिल्वर इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग केवल सहायता पाने वाले नागरिक नहीं होते बल्कि आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया के कई देशों ने यह समझ लिया कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर भी है। यदि किसी देश के लाखों लोग 60, 70, 80 वर्ष की उम्र तक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो क्या वे केवल घर बैठेंगे या फिर वे यात्रा करेंगे, नई चीजें खरीदेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करेंगे, बीमा कराएंगे या बैंकिंग सेवाएं लेंगे या ऑनलाइन भुगतान करेंगे, नए घरों में रहेंगे और अलग अलग प्रकार की सेवाओं की मांग की पैदा करेंगे। और यही मांग पूरी अर्थव्यवस्था में नए उद्योग को जन्म देती है। इसलिए सिल्वर इकोनॉमी केवल बुजुर्गों की अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि उन सभी उद्योगों की अर्थव्यवस्था है जो बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि हम हेल्थ केयर की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, मेडिकल डिवाइस की बात करें, होम केयर सर्विस की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, पेंशन सर्विस की बात करें, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी की बात करें, सीनियर हाउसिंग वेलनेस की बात करें, टूरिज्म की बात करें या डिजिटल हेल्थ की बात करें या फाइनेंशियल सर्विस की बात करें। यानी जैसे बच्चों की जरूरतों के कारण एक अलग मार्केट बनता है वैसे ही बुजुर्गों की बढ़ती संख्या ने जो है वो पूरी नई इकोनॉमी को तैयार कर दी। सदा दुनिया के कई विकसित देश, खासतौर पर हम जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, आज इसी मॉडल पर तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि एजिंग पॉपुलेशन को केवल बोझ मानना सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन क्या नेपाल भी इस रास्ते पर चल सकता है? क्या नेपाल के पास ऐसे कई अवसर मौजूद हैं या नेपाल अभी भी केवल रेमिटेंस पर निर्भर रहेगा? अब नेपाल की वास्तविक स्थिति को हम आंकड़ों पे समझते हैं। साथियों साथियों अभी तक हमने देखा कि नेपाल की आबादी के बारे में और हमने बात किया कि नेपाल की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है और वह है माइग्रेशन। नेपाल आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कामकाजी उम्र के लाखों लोग अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में काम कर रहे हैं और हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों नेपाली युवा रोजगार की तलाश में दुबई, कतर, सऊदी अरब, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या जापान की यात्रा पर जो है वो जा रहे हैं और दूसरे देशों की ओर भी जा रहे हैं, भारत की तरफ भी आ रहे हैं और इनमें से अधिकांश की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच में रह रही। यानी यही वो उम्र होती है जब कोई व्यक्ति सबसे अधिक काम करता है, सबसे अधिक कमाता है और देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़ा योगदान देता है। लेकिन नेपाल के मामले में यही सबसे उत्पादक आबादी देश के बाहर चली गई। इसका असर केवल रोजगार पर नहीं पड़ा, इसने नेपाल के गांव को पूरी सामाजिक और संरचना जो है बदल दी। आज कई गांव ऐसे हैं जहां खेत तो हैं लेकिन उन्हें जोतने के लिए युवा जो है वो घर पर नहीं है, लेकिन उनमें रहने वाले बुजुर्ग अकेले हैं। कई परिवारों में माता पिता नेपाल में हैं जबकि उनके बेटे और बेटियां हजारों किलोमीटर दूर विदेशों में काम कर रहे हैं। यानी एक ही परिवार दो देशों में बंट गया है और यही कारण है कि नेपाल के अनेक ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग आबादी का अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि यही प्रवासी नेपाली हर साल अरबों डॉलर के रेमिटेंस अपने देश भेजते हैं और इसी पैसे से घर बनता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, इलाज होता है और नेपाल की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी जो है वो ताकत मिलती है। यानी माइग्रेशन ने नेपाल को आर्थिक लाभ तो दिया है, एक नई सामाजिक चुनौती भी खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल ब्रेन ड्रेन कहा जाए या असल समस्या कुछ और है, क्योंकि विदेश जाने वाले सभी लोग वैज्ञानिक, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होते। बड़ी संख्या में वो कुशल और अकुशल श्रमिक भी होते हैं जो नेपाल की उत्पादन क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल ब्रेन ड्रेन नहीं है साथियों, बल्कि लेबर ड्रेन भी है। जब किसी देश से सबसे अधिक काम करने वाला आबादी धीरे धीरे बाहर चले जाए तो उसका असर खेती के ऊपर पड़ता है, उद्योगों के ऊपर पड़ता है, स्थानीय बाजार के ऊपर पड़ता है और सबसे अधिक बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था के ऊपर पड़ता है। और यही वजह है कि आज विशेषज्ञ एक नए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नेपाल सिर्फ रेमिटेंस इकोनॉमी बनकर रह जाएगा या बढ़ती बुजुर्ग आबादी को एक नए आर्थिक ताकत में बदला जा सकता है। और सिल्वर इकोनॉमी की कहानी के ऊपर हमने इसी को लेकर बात की। साथियों, दुनिया ने सिल्वर इकोनॉमी से अरबों डॉलर कमा लिए हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि भारत, नेपाल जैसे देशों में भी क्या इस प्रकार से जो है कोई अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। साथियों, अभी तक हमने सिल्वर इकोनॉमी को देखा, अब हम ये पूछ रहे हैं कि नेपाल क्या इसी दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यह केवल बातें जितनी भी हम कर रहे हैं ये किताबों में होने वाले सिद्धांत हैं। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बढ़ती बुजुर्ग आबादी को अपने सबसे बड़े आर्थिक ताकत के रूप में उसको बना दिया है।
साथियों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको जापान दिखेगा। आज जापान दुनिया के सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी वाले देशों में से एक है, लेकिन जापान ने इसे केवल चुनौती नहीं माना, उसने इसे एक नए बाजार में बदल दिया। आज जापान में सीनियर केयर रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद करते हैं। स्मार्ट होम जो है वो बनाए जा रहे हैं, जहां सेंसर यह पता लगा सकता है कि यदि कोई बुजुर्ग गिर जाए तो तुरंत परिवार या अस्पताल को सूचना मिल जाए। डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग, टेलीमेडिसिन और एआई आधारित केयर सर्विस तेजी से विकसित हो रहे हैं। यानी बुजुर्गों की जरूरतों ने नई तकनीक, नई कंपनियों और लाखों नई नौकरियों को जन्म दिया। अब जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी ने हेल्थ एजिंग पर निवेश किया है। वहां रिटायरमेंट के बाद भी कई लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, मेंटर बनते हैं, कंसल्टेंट बनते हैं और अपने अनुभव से नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करते हैं। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी आर्थिक भूमिका खत्म नहीं होती है। अब दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो वहां भी अगर हम देखेंगे तो तेजी से बूढ़ी होती हुई आबादी को देखिए। वहां सीनियर हेल्थ केयर, होम केयर सर्विस, डिजिटल केयर प्लेटफॉर्म, बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। सरकार, प्राइवेट कंपनी और टेक्नोलॉजी सेक्टर मिलकर समाधान विकसित कर रहे हैं। यानी कि इन देशों में बढ़ती उम्र को इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी माना गया। युवा शक्ति से सिल्वर इकोनॉमी जनसंख्या परिवर्तन नहीं बल्कि अवसर है, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। साथियों, सिल्वर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा बाजार है ना। इस पर थोड़ी देर पे हम बात करते हैं, लेकिन जब हम बात नेपाल के ऊपर कर रहे हैं तो साथियों, तो नेपाल के ऊपर सामने दो रास्ते हैं। पहला, बढ़ती बुजुर्ग आबादी को सिर्फ सरकारी खर्च समझना, और दूसरा, उसी आबादी को एक नए आर्थिक बाजार के रूप में बदल देना। और यह फैसला नेपाल के आने वाले अर्थव्यवस्था को तय करेगा। लेकिन क्या नेपाल इसके लिए तैयार है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सरकार की वर्तमान नीतियां इस दिशा में क्या कहती है, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, नेपाल सिल्वर इकोनॉमी के लिए तैयार है कि नहीं, इसको जानने के लिए हमें कुछ सवालों के ऊपर चलना होगा। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ जान लेना कि आबादी बूढ़ी हो रही है, क्या ये काफी है? साथियों, सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार, समाज और निजी क्षेत्र इस बदलाव को कैसे देख रहा है। यदि आज भी बुजुर्गों को केवल पेंशन और सोशल सिक्योरिटी तक सीमित रखा जाए तो आने वाले वर्षों में सरकारी खर्च लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि उन्हें एक एक्टिव इकोनॉमिक ग्रुप माना जाए तो यही आबादी नई अर्थव्यवस्था की नींव बन सकती है। नेपाल के सामने कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिल्वर इकोनॉमी तेजी से विकसित हो सकती है। सबसे पहला क्षेत्र है हेल्थ केयर, क्योंकि नेपाल में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, होम नर्सिंग है, लॉन्ग टर्म केयर सर्विस की मांग लगातार बढ़ेगी। दूसरा क्षेत्र है वो है डिजिटल हेल्थ, यानी कि पहाड़ी और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशन, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग और मोबाइल हेल्थ सर्विस भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बन सकती है। तीसरा क्षेत्र है वेलनेस और हेल्थ एजिंग, यानी नेपाल की स्वच्छ जलवायु, योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटी और प्राकृतिक वातावरण इसे सीनियर वेलनेस डेस्टिनेशन बना सकता है। यदि सही नीति बनाई जाए तो भविष्य में नेपाल केवल पर्यटन का नहीं बल्कि हेल्थ एजिंग टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। सबसे चौथा क्षेत्र है वो है सिल्वर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हजारों नेपाली 60 वर्ष की उम्र के बाद भी ज्ञान, अनुभव और कौशल से भरपूर, यदि उनके लिए पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, मेंटरशिप, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी और कम्युनिटी सर्विस जैसे अवसर बनाए जाए तो उनका अनुभव नई पीढ़ी के लिए अमूल्य संपत्ति बन सकता है। लेकिन इन अवसरों के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी है। नेपाल के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना होगा, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को टिकाऊ बनाना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था सुधारनी होगी, सबसे महत्वपूर्ण, माइग्रेशन और एजिंग पॉपुलेशन के बीच संतुलन को बनाना होगा। क्योंकि यदि आज तैयारी नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में यही डेमोग्राफिक चेंज आर्थिक दबाव में बदल सकता है। लेकिन यदि सही समय पर पूरा सही फैसला लिया जाए तो यही बदलाव नेपाल की अगली ग्रोथ स्टोरी भी बन सकती है। और यही हमें पूरे चर्चा के अंतिम निष्कर्ष के तरफ ले जाती है कि ग्रोइंग ओल्ड बिफोर ग्रोइंग रिच, इस लाइन का प्रयोग मैंने जब इस वीडियो को शुरू किया था तो वहीं कहा था। साथियों, अर्थशास्त्र में बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, यानी कि ग्रोइंग ओल्ड बिफोर ग्रोइंग रिच, यानी कोई देश अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा होने लगा। सोचिए, यदि किसी देश में आय अभी कम हो लेकिन बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे तो सरकार के ऊपर कितना ज्यादा लोड पड़ेगा। सरकार को हेल्थ केयर, पेंशन पर कितना ज्यादा, सोशल सिक्योरिटी पर कितना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और यही कारण है कि दुनिया के अर्थशास्त्री नेपाल को लेकर यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नेपाल मिडिल इनकम कंट्री बनने से पहले एक बूढ़ा देश बन जाएगा। वह इस चुनौती को कैसे नए अवसर पर बदल सकता है। क्या नेपाल का यूथ डिविडेंड से सिल्वर डिविडेंड तक का सफर कर पाएगा। साथियों, एक समय था जब नेपाल की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा आबादी थी, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। हमने कहा यूथ डिविडेंड था, यानी देश में काम करने वाले युवाओं की संख्या ज्यादा, उत्पादन बढ़ता, रोजगार बढ़ता और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा पलायन कर गया, विदेश चला गया, देश में बुजुर्गों की संख्या जो है वो छोड़ गया। लगातार आज यूथ डिविडेंड से सिल्वर डिविडेंड की ओर वहां का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है। अब सवाल यह नहीं कि बुजुर्ग कितने बचे हैं,
सवाल यह है कि क्या नेपाल उनके अनुभव, उनके जरूरतें और उनकी आर्थिक भागीदारी को नई ग्रोथ स्टोरी के रूप में बना पाएगा। साथियों, एशिया में $4 ट्रिलियन का पूरा मार्केट जो है वो सिल्वर इकोनॉमी का मार्केट है, जिस पर मैं अब आपसे चर्चा कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई इससे भी बड़ी है। एशिया पैसिफिक के सिल्वर इकोनॉमी को हमने कहा कि $4 ट्रिलियन का बाजार माना जाता है। आने वाले वर्षों में इसके लगातार बढ़ने की उम्मीद है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी केवल सोशल इशू नहीं है, दुनिया के सबसे तेज बढ़ते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इनके ऊपर जो है अरबों डॉलर निवेश कर रही है। साथियों, बढ़ते बुजुर्ग आबादी का असर नेपाल के बजट पर भी दिखाई देगा। पिछले कुछ वर्षों में सोशल सिक्योरिटी पर खर्च बढ़ा है। लगातार लाखों नेपाली को जो है वो वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यानी एजिंग पॉपुलेशन का अब भविष्य नहीं बल्कि आर्थिक वास्तविकता भी जो है एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। आने वाले वर्षों में यदि बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है तो सरकार को जो है वो हेल्थ केयर, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी पर अधिक पैसा खर्च करना होगा। यानी कि 2029 से लेकर 2043 तक की अगर हम यात्रा की बात करें तो 2029 से 2023 तक अगर हम देख रहे हैं तो नेपाल ने अपने लिए दो बहुत बड़े लक्ष्य जो है वो खर्च किए हैं। दो बहुत बड़े लक्ष्य के ऊपर अगर हम बात करें तो कौन कौन से लक्ष्य हैं इसको जानना है। 2029 से 2043 एलडीसी से मध्यम आय वाले देश, ठीक है, यानी कि लोअर डेवलपिंग कंट्री से, लोअर डेवलप्ड कंट्री से आपको मध्यम, ये एक तय किया गया है। और यही सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या तेजी से बढ़ती हुई आबादी इन लक्ष्यों को हासिल कर पाएगी या और मुश्किल बढ़ेगी। यदि काम करने वाले लोगों की संख्या घटती है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। और यदि नेपाल सिल्वर इकोनॉमी, हेल्थ केयर, सीनियर टूरिज्म और डिजिटल हेल्थ की नई निवेश करता है तो यही बदलाव आर्थिक विकास का नया इंजन बन जाएगा। साथियों, आज की पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक अवसर भी है। यदि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को सिर्फ बोझ समझा जाए तो आने वाले वर्षों में आर्थिक दबाव बढ़ेगा। लेकिन यदि सिल्वर इकोनॉमी को सही नीतियों के साथ अपनाया गया तो यही बदलाव जो है वो अवसर बन सकता है। आइए कुछ डाटा मैं आपके सामने रख लेता हूं। जैसे कि जापान और चीन के बारे में अगर हम बात करें तो जापान ने जो है वो रोबोटिक केयर, रोबोट सहायक, स्वास्थ्य मॉनिटरिंग, मानसिक साथी जैसे सपोर्ट सिस्टम जो है वो चलाए हैं। चीन की बात करें तो चीन एआई स्मार्ट होम केयर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, एआई टेक्नोलॉजी पर जो है वो पूरा का पूरा काम कर रहा है। साथियों, अगर आबादी किसी देश में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर खर्चा जो है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा जैसे क्षेत्रों में जो है वो खर्चा बढ़ता जाता है। तो फिर हमने 2029 और 2043 की बात की। अब हमने कहा कि ये चुनौती या अवसर किस प्रकार से यूज कर रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों तो नेपाल की नई ग्रोथ स्टोरी तभी बन सकती है जब नेपाल जो है वो अपने सामने जो चुनौती है उसको अवसर में बदल दे। और मिडिल इनकम कंट्री बनने से पहले अगर ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या बूढ़ा हो जाएगा तो इसके जगह पर सिल्वर डिविडेंड का किस प्रकार से लाभ उठाएगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस पर वो इस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठा लेता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर। साथियों, एशिया के लिए ये नया मॉडल जो पेश किया गया है या पेश होगा, जैसे कि हमने जापान का उदाहरण लिया, अगर नेपाल ने भी इस पे काम करके एक नया मॉडल पेश किया तो नेपाल के जो भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि मैं भारत से हूं, मैं टॉपिक आपके साथ नेपाल का चर्चा करके ये समझाना चाह रहा हूं कि जो भी देश जहां से ब्रेन ड्रेन या लेबर ड्रेन हो रहा है उनके पास ये समस्या आएंगी। हो सकता है भविष्य में भारत भी जो है समस्या को देखेगा, क्योंकि इस समय भारत की 35% आबादी युवा है। लेकिन क्या आने वाले समय में यही 35% युवा जो है वो वृद्ध के रूप में जाएंगे, क्योंकि भारत में भी यही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लग रहा है, आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि आने वाले वर्षों में नीतियां क्या तय किया जाएगा जिससे कि सुधार होगा। और कैसा लगा ये विश्लेषण, आपको पसंद आया कि नहीं आया, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने विचारों को जरूर लिखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लिए। जय हिंद, जय भारत।